TV9 भारतवर्ष पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देखने वाले हैं। अमेरिका के नतीजों पर बोले हैं राजनाथ सिंह, बदलाव हुआ तो भी अमेरिका से रिश्ते नहीं बदलेंगे। बदलाव का भारत अमेरिका के रिश्तों पर प्रतिकूल असर नहीं होगा। इस वक्त अमेरिका से हमारे रिश्ते सबसे ज्यादा मजबूत। भारत अमेरिका की साझेदारी लगातार बढ़ रही है, राजनाथ सिंह ने कहा। आसमान की ऊंचाइयों में हम इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त इन आसमान की ऊंचाइयों पर मेरे साथ मौजूद है देश के एक बहुत जमीनी नेता, एक मास लीडर जिनकी बहुत ज्यादा बिहार के इलेक्शन में डिमांड है। और अगर आप देखें तो किस तरीके से वो इतनी तेजी से टाइम साइकिल्स चेंज करते हैं, कभी वो फ्रांस में आपको दिखते हैं, कभी लेह में दिखते हैं और कभी बिहार की चुनावी रैली में। इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी TV9 भारतवर्ष पर हैं। सर, आपका स्वागत। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि दो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव, एक बिहार और दूसरा अमेरिका, देश की दिशा और दशा के लिए ये कितने महत्वपूर्ण है सर? वैसे हर चुनाव की एक अपनी अहमियत होती है, चाहे किसी देश का चुनाव हो अथवा उस देश के किसी राज्य का चुनाव। भारत देश के लिए बिहार के चुनाव की भी एक अहमियत है। और ग्लोबल कम्युनिटी को देखा जाए, माने अंतर्राष्ट्रीय जगत को देखा जाए, तो उस दृष्टि से अमेरिका की भी एक अपनी अहमियत है, क्योंकि वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट इकोनॉमी यदि किसी की है तो अमेरिका की है। इसलिए दोनों चुनावों की अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन दोनों चुनावों की एक दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती। सर, जो अभी के हम जिस तरीके से चीजें देख रहे हैं, देश से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, क्या आपको लगता है कि बिहार में बहुत स्मूथ सेलिंग है, सब कुछ इजीली हो जाएगा? नहीं, मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, और आश्वस्त होने का कारण भी यह है कि अब तक बिहार की कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर चुका हूं। पब्लिक मीटिंग्स में लोगों का जिस तरीके से रिस्पांस मिलता है, उससे यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू इस गठबंधन को क्लियर मेजॉरिटी हासिल होगी। डिफाइनिंग फैक्टर क्या रहा? नीतीश जी जो काम किया वो, या एनडीए जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है केंद्र में और राज्य में? नहीं, नीतीश जी ने भी काम किया है। हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पहले के कंपैरिजन में पिछले 5-5.5 वर्षों में नीतीश जी की सरकार ने बिहार की विकास की दृष्टि से बहुत सारे काम किए हैं। और जहां तक एनडीए का प्रश्न है, जब से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तब से जन सामान्य की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो उन्होंने तरह तरह के फैसले लिए हैं, उसका पूरा असर जमीन पर दिखाई दे रहा है। और उसके परिणाम स्वरूप भी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू दोनों के प्रति जन सामान्य में मुझे अनुकूलता दिख रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की जन सामान्य में लोकप्रियता बहुत है, उनके ऊपर जनता का विश्वास है, भरोसा है। इनके नेतृत्व में निश्चित रूप से हमारा भारत आगे बढ़ रहा है और आगे भारत बढ़ेगा। कोरोना काल के बाद ये पहला इतना बड़ा चुनाव है, अगर देखा जाए तो। जिस तरीके से आपको इसका वोटिंग में लोगों की सोच पर या ओवरऑल आप इसका कैसे इम्पैक्ट देखते हैं? कोरोना पैंडेमिक का जो संकट रहा है, एक बहुत बड़ा संकट देश के लिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी बहुत बड़ा संकट रहा है। लेकिन भारत में इस कोरोना महामारी के संकट को जिस रूप में, चुनौती के रूप में हमारी बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री ने इसे स्वीकार किया है, उसकी भी जन सामान्य में प्रशंसा हो रही है। प्रारंभ में ही तुरंत लॉकडाउन की घोषणा कर देना और उनकी अपील को सहज तरीके से जन सामान्य के द्वारा स्वीकार किया जाना, लोग मानते हैं उससे काफी हद तक इस कोरोना महामारी पर काबू पाने में कामयाबी मिली है भारत को। शायद यह घोषणाएं प्रारंभ में ही न हुई होती तो शायद वह कामयाबी न मिल पाती, क्योंकि अमेरिका तो दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन अमेरिका, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री हैं जिनमें कि कोरोना महामारी का खामियाजा बहुत भुगतना पड़ा है लोगों को।
काफी हद तक भुगतना पड़ा है, लेकिन उनके कंपैरिजन में भारत में कम रहा है। यहाँ रिकवरी रेट अधिक है और देखा जाए तो फर्टिलिटी रेट में भी मैंने जो सामान्यतः इस बीमारी के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसका भी परसेंटेज भी लेस देन 2% है, मैंने अप्रॉक्सिमेटली 1.5%। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने अमेरिका का जिक्र किया, ट्रंप हो या बाइडेन हो, आपको गार्ड ऑफ ऑनर मिला अमेरिका में और आपका बहुत वो सम्मान, तो डिफेंस मिनिस्टर को मिलता ही है। लेकिन जिस तरीके से होता है, क्या आपको फर्क लगता है? आप बाइडेन की पॉलिसीज में, मैं अनिश्चितता की बात कर रहा हूँ, हाइपोथेटिकल सवाल है, और ट्रंप की पॉलिसीज में भारत को आप कैसे आते हैं उनके नजरिए से आने वाले समय में? वैसे मैं ये मानता हूं कि चाहे कोई भी प्रेसिडेंट बने अमेरिका का, भारत के साथ जो अमेरिका के रिश्ते रहे हैं उस पर कोई बहुत प्रतिकूल असर पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, इसके प्रति मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। अभी हम जिस तरीके से देख रहे हैं, क्वाड को देखा हमने और जिस तरीके से अलग अलग आपकी बैठकें हुई, क्या आपको लगता है चाइना को लेकर कोई सोच में परिवर्तन आएगा अमेरिका की? देखिए, आपने क्वाड की चर्चा की है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत के इस समय मित्र देश हैं, फ्रेंडली कंट्रीज हैं, वह सब सारे। लेकिन इन सब सारे समीकरणों को देखकर मैं समझता हूं कि दुनिया के किसी देश को डराने के लिए, धमकाने के लिए यह हमारी दोस्ती इन लोगों के साथ नहीं है, बल्कि हम तो विश्व शांति की स्थापना करना चाहते हैं। और हमारे देश के ऋषि और मनीषी तो पहले भी बराबर भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को यदि किसी देश की धरती से गया है तो भारत देश की धरती से गया है। इसलिए भले ही दुनिया के सारे ताकतवर देश भले ही हमारे मित्र बन जाए, लेकिन हम उस ताकत के आधार पर हम किसी के अंदर दहशत नहीं पैदा करना चाहते। और वैसे भी भारत का चरित्र रहा है कि भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे तो भारत ने न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर भी कभी कब्जा करने की सोची है। कब्जा करने की बात तो दूर, सोची भी नहीं है कभी। यह है बात। आपने बहुत 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 खूबसूरत बात कही, लेकिन रामायण की चौपाई है, भाई बहन होए ना प्रीत। जिनकी नीयत खराब है उनके लिए क्या करें? जब चीन का हम जिक्र करते हैं, पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, तो उनके लिए हमारी क्या जो अलायंस जिसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, जो डिफेंस के लिहाज से आप मजबूती दे रहे हैं, उसको कैसे देखें? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि भय बिन होई न प्रीति। भय के कारण प्रीति नहीं होती है, सम्मान नहीं होता है। भय के कारण जो व्यक्ति भयभीत होता है उसके अंदर असुरक्षा रहती है, साहस का अभाव होता है। इस कारण वो जो है मौन धारण कर लेता है, लेकिन उसको ये नहीं कहेंगे कि भय के कारण उसके अंदर प्रीति पैदा हो गई, प्रेम पैदा हो गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन चीन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि खासकर हम तो चाहते हैं कि भारत के प्रति पूरी ग्लोबल कम्युनिटी में एक सम्मान का भाव पैदा हो, लेकिन वो तो मानते नहीं हैं जो उन्होंने किया अभी हाल फिलहाल। हालांकि जवाब बहुत अच्छा दिया गया है भारत की तरफ से और बहुत तेजी से आप लोगों ने कंसोलिडेट किया उसको, लेकिन आगे क्या यही हालात आपको दिखाई देते हैं चीन के साथ? जी देखिए, हमारी कोशिश तो यह है कि बातचीत के द्वारा इस समस्या का समाधान निकल जाए। अच्छा होगा कि जो भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद है, पहले भी कई बैठकें भारत और चीन के बीच हो चुकी हैं, लेकिन वो सुलझ नहीं पाया है। लेकिन आगे भी चाइना को अपने को तैयार करना चाहिए। भारत तो तैयार है कि बैठकर भारत और चीन के बीच का जो सीमा विवाद है हम इसको हल कर लें। लेकिन समय समय पर चीन के द्वारा कुछ ऐसी हरकतें होती रहती हैं भारत चीन सीमा के ऊपर, जो कि नहीं होनी चाहिए।
लेकिन हम इस समस्या का समाधान युद्ध से नहीं चाहते, हम इस समस्या का समाधान बातचीत से चाहते हैं। वह बातचीत कमांडर लेवल पर, माने आर्मी के स्तर पर भी हो सकती है, और वह बातचीत कूटनीतिक स्तर पर भी हो सकती है। इस समय भी आर्मी कमांडर लेवल पर भी बातचीत चीन के साथ हो रही है, और कल ही वह बैठक होने वाली है, हमारी 7वीं बैठक, और कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत चल रही है। कोशिश हमारी यही है कि समाधान निकले, लेकिन यदि समाधान नहीं निकलता है तो फिर भारत को अपनी सुरक्षा के लिए, भारत की एक एक इंच की भूमि की रक्षा के लिए जो भी चुनौती आएगी, उस चुनौती का पूरी मजबूती के साथ मुकाबला करेंगे और उस पर विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमको अपने देश की सेना के शौर्य और पराक्रम पर पूरा विश्वास है। और हमारे देश की सेना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जहां हमारी सेना में शौर्य और पराक्रम है, वहीं पर संयम भी है। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि इस बार जो कुछ भी हुआ है उसमें शौर्य और पराक्रम का भी परिचय हमारी सेना ने दिया है, और जहां आवश्यक हुआ है वहां संयम का भी परिचय दिया। कई सारे मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं, कई डिफेंस एक्विजिशंस बहुत तेजी से आप लोग कर रहे हैं, और ये स्पेस, 2 सवाल है मेरे इसमें। पहले तो क्या ये पेस के पीछे की वजह इमीडिएट थ्रेट है, और दूसरा और ऐसा थ्रेट जो आपको लगता है कि अब आने वाले समय में ये बना रहेगा, और दूसरा पहले के टाइम पर क्या हम लोगों ने डिफेंस को लेकर चीजों की तैयारी तो की, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस हद तक आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, देखिए, हम युद्ध की जो तैयारी करते हैं ना, दुनिया के किसी देश पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध की तैयारी नहीं करते। हम युद्ध की अपनी तैयारी, हर समय तैयार जो हम रहते हैं वो इसलिए तैयार रहते हैं ताकि हमारे ऊपर कोई, किसी के साथ हमारा युद्ध न हो, हमारे ऊपर कोई आक्रमण न करे, हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, इसके लिए हम तैयार रहते हैं। किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए हम तैयार नहीं रहते, लेकिन बराबर तैयार रहते हैं ताकि यदि कोई युद्ध करना भी चाहे तो उसको 10 बार सोचना पड़े। तो इसी वजह से इतने सारे हम कभी कभी ऐसा भी होता है ना, यदि कोई दुनिया का देश यदि पूरी तरह से तैयार है, अपनी सैन्य ताकत को उसने मजबूत बनाकर रखा है, कोई यदि बुरी मंशा से भी कभी देखता है तो युद्ध करने का साहस नहीं जुटा पाता है। राजनाथ जी, हमने देखा कि हमारे आर्मी चीफ नेपाल गए हुए, बांग्लादेश को अप्रोच करने के लिए भारत के थ्रू जा रहा है अमेरिका, उसने कहा बांग्लादेश से अप्रोच करिए। श्रीलंका से हमारे जो कॉन्टैक्ट लाइन्स हैं वो ज्यादा मजबूत और बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या अब भारत साउथ एशिया में जो चीन एक अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था पैसे के दम पर, उसको मैत्री भाव से खत्म करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, हम तो भारत तो बराबर मैत्री का पक्षधर रहा है, और हमारी आगे भी यही कोशिश रहेगी। हम रिश्ते लोगों के साथ जो अच्छे बनाकर रखना चाहते हैं, तो मैंने पहले ही कहा ना कि विश्व शांति की स्थापना, यही हमारा लक्ष्य है। हम कोई बहुत बड़ी ताकत बनकर हम दुनिया के देशों में के अंदर एक भय नहीं पैदा करना चाहते, दहशत नहीं पैदा करना चाहते। हमारी ये मंशा कभी न थी, न है, न रहेगी। नेपाल से रिश्ते हमारे बेहतर होंगे, क्योंकि यह सोच यदि हमको मिली हुई है, तो यह हमारी जो सांस्कृतिक विरासत से हमको यह सोच मिली हुई है। आपको लगता है नेपाल से रिश्ते बेहतर होंगे हमारे? मैं तो यह मानकर चलता हूं कि हमारा नेपाल पड़ोसी ही नहीं है, बल्कि नेपाल हमारा परिवार है। क्या बात है? तो परिवार में कभी कभी किसी मुद्दे को लेकर नाइत्तेफाकी पैदा हो जाती है, लेकिन हम उसको सुलझाएंगे। हम परिवार के सदस्य को हम नाराज नहीं रहने देंगे। हम अपने पड़ोसी नेपाल पर हम कोई दबाव नहीं बनाएंगे। हम प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ बैठकर अपने परिवार के सदस्य नेपाल के साथ बातचीत कर लेंगे। किसी मुद्दे पर यदि कहीं पर कोई गलतफहमी होगी, नाइत्तेफाकी होगी, उसका समाधान निकाल लेंगे। बहुत बहुत
बहुत खूबसूरती से आपने उसको बताया। क्योंकि नेपाल के साथ हमारे केवल रोटी बेटी की संबंध नहीं है, हमारे सांस्कृतिक रिश्ते भी नेपाल। इमीडिएट थ्रेट वो है एक इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म की जो हम देख रहे हैं। यूरोप इससे परेशान है। आप ही लोगों की तरफ से जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें हमने पढ़ा है कि टर्की जो है वो पाकिस्तान के थ्रू भारत में फैलाने की कोशिश कर रहा है। यूरोप के बाद अगला निशाना भारत हो सकता है, या क्या पता चल भी रहा हो। हम ये इस्लामिक टेररिज्म जो है या एक्सट्रीमिज्म है, इससे निपटने के लिए क्या करें? देखिए, मैं इसको इस्लामिक नाम नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस्लाम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस टेररिज्म के खिलाफ हैं, बिल्कुल। इसलिए इसको इस्लामिक टेररिज्म मैं नहीं कहना चाहता हूँ। Extremism। हाँ, एक्सट्रीमिज्म इसको कह लीजिए, टेररिज्म कह लीजिए। ठीक है। मेरा यह मानना है कि इसके खिलाफ पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर एक साथ खड़ा होना चाहिए और इसका मुकाबला करना चाहिए। क्या हम तैयार हैं इससे निपटने के लिए? क्योंकि हाल फिलहाल पिछले कुछ दौर में हमने देखा जो फंडिंग आई या जो दंगे दिल्ली में हुए या जो कुछ भी हुआ, मैं समझता हूं कि इस फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, जो कुछ भी ये सब सारे चैलेंजेस हैं, इनसे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानसिक रूप से तैयार है, लेकिन एकजुट होकर मुकाबला इसका करना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।